हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को नवंबर में होने वाले एयरफोर्स के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। और आज आपका टारगेटेड स्कोर 30 क्वेश्चंस में से 25 का होना चाहिए। अगर आप 25 से ऊपर क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है और आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर लिंक वर्क नहीं करे तो आप एग्जाम गुरु सर्च करके भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इन सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया तो इसे डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर सॉल्व करें। और चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? दिल्ली सल्तनत में पहला सैयद शासक था दोस्तों खिज्र खां, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सैयद शासक से पहले तुगलक डायनेस्टी राज करती थी दिल्ली सल्तनत पर। इसे हराकर सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी, और यह सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला था। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो दोस्तों, नेपाल को भूटान से अलग करता है सिक्किम, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रानी की बाव कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों गुजरात में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों रानी की बाव को 2014 में किया गया था, और इसके अलावा आरबीआई के द्वारा जो 100 रुपये का नोट जारी किया जाता है, नोट के पीछे रानी की बात का किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस धातु में गैलेना नामक गैस होता है? यह होता है दोस्तों शीशम, यानी और गैलेना को लीड सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम आपको वर्तमान में यानी कि सीमा महानिदेशक कौन है? तो इसका नाम है दोस्तों राजेंद्र, यानी कि ऑप्शन बी और दोस्तों ऑप्शन बी है राकेश अस्थाना। तो अभी वर्तमान में राकेश अस्थाना ऑप्शन है अनूप कुमार सिंह। तो वर्तमान में अनूप कुमार सिंह एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। चारों का नाम आप लोग याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? अभी दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, यानी कि बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। और वर्तमान में ओडिशा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एग्जाम से पहले टोटल अप्रोच से सीएम और गवर्नर का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ से मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको हर स्कूल में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जयराम ठाकुर। तो दोस्तों जयराम ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
हुई थी? FAO मतलब दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है 1945 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों FAO का हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो हेड क्वार्टर आप लोग याद रखिएगा रोम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता है? यह जीता है दोस्तों बांग्लादेश ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और उप विजेता रहा है भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विषम को अलग करें। यहाँ पर 4 संख्या दी गई है, इनमें से एक संख्या बाकी तीनों से अलग है, तो आपको वो संख्या फाइंड करनी है और बताना है कि वो अलग कैसे है। सबसे पहले आप सभी लोग दोस्तों इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए। यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर को देखो क्या है 4147। अब अगर हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलेगा? 4 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 28 आएगा, और 28 का आधा होता है 24, जो कि इस दोनों संख्या के मिडिल में लिखा गया है। उसी तरह से दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को 9, 3, 6 और 8, तो 9 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह होगा 72, और 72 का जब हाफ करोगे तो यह हो जाएगा 36। इसी तरह से दोस्तों डी ऑप्शन में भी अगर आप 8205 में 8 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40, और 40 का हाफ 20 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी इस रूल को फॉलो नहीं करता। देखो 7298, अब अगर 7 और 8 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 56 है, और 56 का हाफ 28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 29 लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सार्थक कर्म में व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको एक अरेंज वे में सजाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? आवेदन दोगे ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे? आप आवेदन दोगे, यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये आना चाहिए। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। आवेदन देने के बाद लिखित परीक्षा होती है, यानी कि सेकंड नंबर में आएगा लिखित परीक्षा। जब आपने परीक्षा दे दिया है तब क्या होगा? मेरिट सूची बनती है सबकी, यानी कि तीसरे नंबर पर मेरिट सूची आएगा। फिर इसके बाद क्या होता है? आपको नौकरी पर नियुक्ति दे दी जाती है, यानी कि चौथा ऑप्शन यह आएगा। और लास्ट में आपको प्रमोशन मिलता है, यानी कि 5वें ऑप्शन पर यह होगा। तो इस तरह से आप इसे सही वे में अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखो 13 क्वेश्चन में 5, 2 और 30 आपस में किसी तरह से संबंधित हैं। बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करते हुए इनमें से कौन सी संख्या संबंधित होगी? तो देखिए यहाँ पर अगर आप 5 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, इन दोनों को ऐड करो तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, टोटल हो जाएगा 29। और 29 में अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 30। यानी कि दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड संख्या के स्क्वायर को ऐड करके उसमें 1 ऐड कर देना है, तब आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप बी ऑप्शन को देखोगे तो क्या है? 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, और 8 का स्क्वायर होगा 64। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 113, और 113 में 1 ऐड कर दो, यानी कि 114 आपका करेक्ट आंसर है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो जिस तरह से 54 संबंधित है 41 से, उसी तरह 32 किससे संबंधित होगी? तो देखिए यहाँ पर 5 और 4, 54 में क्या है? 5 और 4 है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 20। अब 20 का डबल कर दो तो यह हो जाएगा 40, और 40 में 1 ऐड करोगे तो 41 मिलेगा, जो यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी तरह से दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब 6 का डबल कर दो तो यह हो जाएगा कितना? 6 × 2 12, और 12 में 1 ऐड कर देना है तो 13, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। देखो इसमें क्या है? एक प्रश्न आकृति दी गई है,
फर्स्ट संख्या यहाँ पर जो आकृति है वो सेकंड से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरी आकृति किससे संबंधित होगी। तो ध्यान देना यहाँ पर फर्स्ट वाले में अंदर में एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल को कलर किया गया है। तो हो क्या रहा है कि नेक्स्ट स्टेज में जो कलर ट्रायंगल है वो ब्लैंक हो जा रहा है और ट्रायंगल के बाहर में एक जो सर्कल बना हुआ है वो गायब हो जा रहा है, केवल ट्रायंगल ही बचा हुआ है। यानी कि जब इसका अगला चित्र बनेगा तो क्या होगा, सबसे पहले बीच में जो सर्कल है उसका कलर गायब हो जाएगा और इसके ऊपर में जो इस तरह से एक पेंटागन बनाया हुआ है ना वो भी गायब हो जाएगा, यानी केवल इस प्रकार से रहेगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रश्न जिस प्रकार से दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा प्रश्न किससे संबंधित होगा। तो ध्यान देना, पहले वाले में सर्कल किधर था, लेफ्ट साइड में था ना, और दूसरे वाले में राइट साइड में चला गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब अगर फर्स्ट वाले फिगर में राइट साइड में है तो दूसरे वाले में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। और अगर आप देखोगे तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट साइड में है, वो है सी ऑप्शन। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखो फर्स्ट चित्र सेकंड चित्र से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा चित्र किससे संबंधित होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो टी बना हुआ है वो सबसे पहले क्या हो रहा है, पलट दिया जा रहा है टी को। टी इस प्रकार का है जो पलट करके इधर चला जा रहा है और एक और एरो यहाँ पर देख रहे हो कि एक और एरो ऐड कर दिया गया है। इसके साथ जो सर्कल था ऊपर में ना वो नीचे की ओर आकर डबल हो जा रहा है। यानी कि दोस्तों इस टी को जब हम पलटेंगे तो सबसे पहले तो नीचे की ओर आएगा और एक और एरो इस प्रकार से लगेगा और फिर इसमें दो सर्कल आएंगे। लेकिन अब सर्कल यहाँ पर किधर आएगा, ये देखो ऊपर में राइट साइड था ना, यानी कि नीचे आएगा तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इसे चेंज कर लेना है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा एक अलग है। तो देखो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों फिगर्स क्रॉस लाइन से बने हुए हैं ना, लेकिन बी ऑप्शन में कहीं भी क्रॉस नहीं किया गया है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 48, फर्स्ट और सेकेंड फिगर जिस प्रकार से संबंधित है, अगला तीसरा फिगर, तो चौथा क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले अगर फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो टोटल यहाँ पर 4 बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से नीचे भी 1 2 3 और 4 4x4 के बॉक्सेस बने हुए हैं फर्स्ट फिगर में। सेकंड वाले फिगर में क्या हो रहा है, 3x3 के बॉक्सेस हैं और थर्ड वाले में 2x2 के बॉक्सेस बने हुए हैं, एक यहाँ है और एक दूसरा है। यानी कि जो अगला फिगर आएगा ना वो क्या होगा, 1x1 का होगा, यानी कि केवल ऐसे ब्लैंक होगा, तब ना 1x1 साइज का बॉक्स बनेगा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो एक घड़ी हम लोग ड्रा कर लेते हैं, इसमें यह 6 है, 12 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो अगर 4:30 हो रहे हैं, यानी कि मिनट की सुई नीचे की ओर होगी ना, और आवर वाला जो सुई होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। अब देखो अब कह रहा है क्या कि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, यानी कि ईस्ट इधर हुआ तो वेस्ट ऊपर हो जाएगा और इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो अब आपको बताना है कि आवर हैंड किधर है, तो आवर हैंड यहाँ पर है ना, और यह डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, A plus B can do a work in 72 days, B plus C can do the same work in 120 days and C plus A can do that work in 90 days, then A plus B plus C can do that work in। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो ध्यान से। A और B मिलकर किसी काम को 72 डेज में कंप्लीट करते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 120 दिन में करते हैं और C और A मिलकर इसी काम को 90 दिन में करते हैं। तो A, B और C तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या करना है, A प्लस B मिलकर काम कर रहे हैं 72 डेज में, B प्लस C इसी काम को कर रहे हैं 120 डेज में और C प्लस A सेम काम कर रहे हैं 90 डेज में। तो सबसे पहले आप इन तीनों संख्या का LCM निकाल लो। इसका LCM होगा 360, यानी कि दोस्तों टोटल जो काम है ना वो है 360 यूनिट्स। 360 यूनिट्स कंप्लीट करना है A, B और C तीनों को मिलके। तो अब देखो A और B अगर
72 दिन में 360 यूनिट काम करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट। उसी प्रकार से बी और सी मिलकर 120 दिन में 360 काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। और सी और ए 90 दिन में 360 यूनिट काम करते हैं, दैट मीन्स एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर पाएंगे, 5 3 8 और 8 4 12, यानी कि तीनों मिलकर यहाँ पर 12 यूनिट काम एक दिन में कर लेते हैं। अब देखना ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यही है ना, हमने ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया है, इक्वल टू 12 यूनिट है। तो यहाँ पर सारी संख्याएं डबल रिपीट हो रही है ना, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, 12/2 यानी कि 6। ये देखो दोस्तों, जो 6 निकल के आया ना, यूनिट है काम करने का। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम 360 करना है ना, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, यह कटेगा 60 बार में, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर 60 दिन में इस काम को कर लेंगे। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा या फिर कोई तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women टेक टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन को समझना कि 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं या फिर 5 औरत उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। तो 6 आदमी और 5 वोमेन आपस में मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा, यह आपको फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी मेन या वोमेन का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालोगे वो समझना। 3 मेन और 5 वोमेन, जहाँ पर और लगा हुआ हो ना उसे आप समझ लेना 3 मेन इक्वल टू 5 वोमेन है, यानी कि 3 मेन की जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी 5 वोमेन के भी है। तो यहाँ से हम मेन निकाल सकते हैं। अगर 3m इक्वल टू 5 वोमेन है, यानी कि एक मैन का वैल्यू क्या होगा, 5/3 वोमेन के बराबर होगा। एक इक्वेशन मैंने यहाँ से बना लिया। अब देखो, हमसे पूछा गया कि 6 मेन और 5 वोमेन कितने दिन में करेंगे। तो 6 मेन की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना 6 × 5/3 वोमेन, क्योंकि यहाँ पर एक मेन बराबर 5/3 वोमेन है। तो इसे काट दो, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 5 × 2 10, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 10 वोमेन का वैल्यू हो जाएगा 6 मेन के बराबर। और साथ में और क्या है, 5 वोमेन और है ना, तो दोनों को ऐड कर लो, यानी कि इसी काम को अब हमें निकालना है केवल 15 वोमेन के बारे में। 15 वोमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, अब 5 वोमेन किसी काम को 12 दिन में कर रही थी ना, 5 वोमेन अगर किसी काम को 12 दिन में कर रही थी तो 15 वोमेन इसी काम को कितने दिन में करेगी, वो करेगी 12 × 5/15 में, 5 से 15 3 बार में और 3 से 12 4 बार में, यानी कि टोटल 4 दिन लगेगा इस काम को ख़त्म करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000, दैट ऑफ बी एंड सी इज 14,400 एंड ए एंड सी इज 15,600, द मंथली इनकम ऑफ सी इज। यहाँ पर देखिए, ए और बी का मंथली इनकम 14,000 है, बी और सी का मंथली इनकम 14,400 है और ए और सी का मंथली इनकम 15,600 है। तो आपको बताना है कि सी का इनकम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर एक महीने में कितना कमाते हैं, एक महीने में कमाते हैं 14,000 रुपये। बी और सी मिलकर एक महीने में 14,400 कमाते हैं और सी और ए मिलकर एक महीने में कितना कमाते हैं, 15,600। तो यहाँ से दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, इन तीनों को जोड़ दो तो इसका वैल्यू आएगा 44,000 रुपये, इतना आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी का इनकम निकाल सकते हैं। 44 को 2 से डिवाइड कर दो, यह 2 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 22,000 रुपये, ठीक है। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 22,000 कमाते हैं, हमें फाइंड करना है सी का इनकम।
तो a प्लस बी की जगह हम लोग यहाँ से 14,000 भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि a प्लस बी का इनकम 14,000 है। तो अगर a प्लस बी की जगह हम 14,000 रख देंगे तो ये वापस उधर जाएगा तो क्या होगा, 22,000 में से माइनस हो जाएगा। तो c का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, टोटल 8,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड दियर HCF इज 15, फाइंड द नंबर। देखिए क्या कहा गया है कि दो नंबर रेशियो में है 3:4 में और उन दोनों नंबर का HCF 15 है, तो आप नंबर बताइए। मान लो नंबर यहाँ पर क्या है, नंबर x है, तो पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी संख्या 4x। अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना, HCF क्या होता है, दोनों नंबर में जो कॉमन है वही HCF है ना, और कॉमन क्या आपको दिख रहा है, x दिख रहा है। यानी कि x की जगह भी हम अगर 15 रख देते हैं और इसमें भी x की जगह 15 रख देते हैं तो हमारा नंबर निकल कर चला आएगा 15 गुना 4 60 और 15 गुना 3 45। आपका नंबर हो गया 45 और 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को देखिए, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one got 30% of total votes and still lost by 500 votes. Find the total votes casted. देखो एक इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच, जिसमें पहला वाला जो व्यक्ति था ना, उसने टोटल वोट जो पड़ा था उसका 30% हासिल किया और फिर भी 500 वोट से हार गया है। तो टोटल वोट कितने पड़े थे यह आपको फाइंड करना है। देखिए मान लो टोटल वोट कास्ट हुए होंगे x, तो सबसे पहले कैंडिडेट को कितना मिला है 30%, यानी कि 30x/100, और दूसरा कैंडिडेट जो चुनाव जीत गया है उसे टोटल वोट कितना मिला होगा 70x/100, यही मिला होगा ना। अगर पहले को 30x तो दूसरे को 70x। अब क्या कहा गया है कि पहला कैंडिडेट 30% वोट लेके भी 500 वोट से हार जाता है, यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसका वोट इससे 500 ज़्यादा होगा। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वोट का डिफरेंस 500 का आना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 70 में से 30 घटाओगे तो यह होगा 40x/100 इक्वल टू 500। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 100 ऊपर में चला जाएगा और 40 नीचे में। इसे अब काट दो यहाँ से, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से कटेगा 25 बार में, और 25 को आप 50 से गुना करोगे तो यह आएगा 1250। यानी कि दोस्तों उस इलेक्शन में टोटल 1250 वोट कास्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26। In an alloy there is 12% of copper. To get 69 kg of copper, how much alloy will be required? एक अलॉय है जिसमें 12% कॉपर पाया जाता है, तो टोटल 69 kg कॉपर निकालने के लिए हमें कितने ऐसे अलॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर टोटल कॉपर कितना निकलता है 12%, यानी कि 100 kg अगर हम अलॉय लेते हैं तो इसमें से 12 kg क्या होता है, कॉपर निकल जाता है। तो दोस्तों अगर 12 kg कॉपर निकल रहा है 100 kg अलॉय में, तो 1 kg कॉपर कितने में निकलेगा, यह निकलेगा 100/12 kg अलॉय में। ठीक है, 1 kg 100/12 kg अलॉय में निकल रहा है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 kg निकल रहा है 100/12 kg अलॉय में, तो हमें निकालना है 69 kg कॉपर ने, यानी कि 69 में इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसे काटोगे तो यह कट कर आएगा टोटल 575 kg, यानी कि 575 kg अलॉय में 69 kg कॉपर निकलेगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनानाज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 6 केले का बेचने का दाम इक्वल है 8 केला खरीदने के, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना, यानी कि 6 SP इक्वल है 8 CP के। प्रश्न में यहाँ कहा गया ना कि 6 SP इक्वल हो 8 SP के, तो अगर हम यहाँ से SP और CP का रेशियो निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 8/6 निकलेगा। दैट मीन्स कि दोस्तों अगर हम किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 6 रुपये है और सेलिंग प्राइस है 8 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 2 का। और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 6 रुपये है, तो काटिए यहाँ से, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 3 से 100 कटेगा 33.33% में, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 33.33%। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर है,
हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 200 विच आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 7। 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो डिवाइड हो जाती है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होती है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक फाइंड करना है ना। तो 1 से 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती है। तो इसे 3 से काटो, 3 से सबसे पहले कटेगा 6 बार में, हाथ में 2 बचेगा, 2 जीरो फिर से 6, यानी कि टोटल 66 संख्या ऐसी है जो क्या है 3 से डिवाइड हो जाती है। अब देखो टोटल यहाँ पर 66 निकल गया ना। अब आपको पता लगाना है कि 200 के अंदर कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 7 से नहीं हो रही है। तो 3 और 7 दोनों को आपको लेकर चलना है, यानी कि हमें 21 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो यह निकल कर आएगा 9। अब देखो दोस्तों टोटल 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती है 200 के अंदर में, और टोटल 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 के साथ साथ 7 से भी डिवाइड हो जा रही है, लेकिन 7 वाले को हमें बाहर रखना है ना, यानी कि 66 में से 9 को घटा देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 57। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज। पहले 20 प्राकृतिक नेचुरल नंबर का आपको बताना है यहाँ पर, ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों n², और n का वैल्यू क्या है, जो पहली संख्याएं हैं यानी कि पहली 20 संख्या का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, यह हो जाएगा 400। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 30 नंबर। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप समझिए इनसर्कल होता क्या है। मान लो यह एक ट्रायंगल है A, B और C। अब अगर इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रा करें जो कि तीनों साइड से टच करता हो, तो ये जो सर्कल है ना वो कहलाएगा इन सर्कल, और यहाँ से जो लेंथ है इसे कहते हैं हम इन सर्कल का रेडियस। तो दोस्तों इन सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला है AY 2√3, जहाँ पर A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू जो है वो है ट्रायंगल का साइड्स। तो A का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है 2√3, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 2√3 से, तो कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, एक बार में, यानी कि इस इनसर्कल के रेडियस का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें